हेलो दोस्तों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉड से, नॉन सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज से और मिस एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट से। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि 20 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, यह कंज्यूमर को और ज्यादा एम्पावर करेगा और कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा अपने नए रूल्स और नए प्रोविजन के जरिए से। जो नया एक्ट होगा वो ज्यादा तेज होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा कंपेयर टू ओल्डर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट एक्सेस जस्टिस सिस्टम था जो उसको और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और ज्यादा स्लो बना देता था। जो ओल्डर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो एक 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम पे काम करता था, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल था, एक स्टेट लेवल था और एक नेशनल लेवल था। नेशनल लेवल वाले का नाम था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करेगा जिसका नाम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कंज्यूमर्स के राइट को एनफोर्स करेगा, उन्हें प्रमोट करेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। बेसिकली ये लॉ 4 चीजों को एम्पावर करने के लिए लाया गया है, जिसमें पहली चीज तो ये है कि जहां जहां पे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है और जिस जिस इंस्टीट्यूशन या जिस जिस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और सेकंड थिंग, जो अनसेफ गुड्स और अनसेफ सर्विसेज है ये उनको रिकॉल करेगा। आपने बहुत बार न्यूज सुनी होगी, स्पेशली कार्स के मामले में, जब जब किसी कार के अंदर कोई अनसेफ पार्ट लगा हुआ मिला है या कोई एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड करी है जो कस्टमर के लिए अनसेफ है, तो उसके लिए हजारों गाड़ियों को कंपनी ने रिकॉल करा है। वो इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया था। और तीसरी चीज ये करेगा कि जो चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के जरिए बेची जाएंगी ये उस पर रोक लगाएगा, जिसका बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल है कोरोनिल। पतंजलि ने कोरोनिल नाम से कोरोना की किट लॉन्च की थी ये बोल के कि वो कोरोना का क्योर है, जिसपे बाद में आयुष मिनिस्ट्री ने रोक लगा दी उसके एडवर्टीजमेंट पे भी, उसकी सेल पे भी। जिसके बाद कंपनी पलट गई और कंपनी ने यह बोला कि हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि वो कोरोना का क्योर है। तो इस तरीके से जो गलत तरीके से एडवर्टाइज करके चीजें बेची जाएंगी ये उन पे रोक लगाएगा। और चौथी चीज ये करेगा कि जो चीजें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के जरिए बेची जाती हैं उसके मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर और पब्लिशर पे पेनल्टी लगाएगा, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था फेयर एंड लवली। हाल ही में फेयर एंड लवली ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने नाम से फेयर को ड्रॉप कर देगा। उसकी वजह तो वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला प्रोटेस्ट है, जिसके बाद कंपनी ने इस नाम में से फेयर को ड्रॉप करना डिसाइड किया है। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो इस एक्ट के आने के बाद कंपनी को फोर्सफुली ये करना पड़ता, क्योंकि जो उनका एडवर्टीजमेंट होता है वो ये होता है कि ये क्रीम्स जो हैं वो इंसान को गोरा करती हैं, जो कि एक कंप्लीटली मिथ है। तो इस प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद कंपनी को फोर्सफुली वो करना पड़ता। अगर वो ऐसा नहीं करती तो कंपनी पे पेनल्टी लगती। ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ई कॉमर्स था ही नहीं। लेकिन आज ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, इसीलिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ई कॉमर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 बनाया गया है, जिसके कुछ प्रोविजंस मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला प्रोविजन ये है कि ई कॉमर्स कंपनीज को कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड्स, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट मेथड्स, चार्जबैक ऑप्शंस एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, जिसमें अमेजोन ने अपने सेलर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है कि उन्हें ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को गलत तरीके से ले लिया था, वो इसलिए क्योंकि उसी टाइम पे चाइनीज ऐप बैन हुई थी। तो लोगों को लगा था कि अमेजोन ने ये सोच के कि इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट हो रहा है, इसलिए ये चीज नेसेसरी की है कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना जरूरी है, जबकि वो अमेजोन कंपनी ने किया था न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले बहुत हेल्पफुल होंगी। यूजर एक फेयर डिसीजन ले पाएगा कि उसे प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है। सेकंड प्रोविजन ये है कि जब भी कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा तो उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उस कंप्लेंट की रिसिप्ट एक्नॉलेज करनी पड़ेगी 48 आवर्स के अंदर, और विद इन 1 मंथ उस कंप्लेंट को रिड्रेस करना पड़ेगा।
और साथ ही एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा उस कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए। थर्ड प्रोविजन ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 है, ये मैंडेटरी है, ये एडवाइजरी नहीं है। फोर्थ प्रोविजन ये है कि सेलर किसी भी प्रोडक्ट को वापस लेने से, किसी सर्विस को विड्रॉ करने से या किसी प्रोडक्ट के पैसे रिफंड करने से मना नहीं कर सकता। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसकी डिलीवरी लेट हुई है या प्रोडक्ट अपने डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो। फोर्थ प्रोविजन ये है कि ये रूल कंपनी को प्राइस मैनिपुलेशन से भी रोकेगा। अनरीजनेबल प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस नहीं लगा सकती। डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर खराब सर्विस की वजह से जो इंजरी या डैमेज होगा उसको कंपनसेट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन होगा ये 6 चीजों के बेसिस पे होगा, जिसमें पहली चीज है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सेकंड चीज है डिजाइन डिफेक्ट, थर्ड चीज है डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, कोई चीज अगर अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनी है तो भी। फोर्थ चीज है नॉट कंफर्मिंग टू एक्सप्रेस वारंटी, अगर कोई प्रोडक्ट अपनी वारंटी के दौरान खराब हो जाता है और कंपनी उसे ठीक नहीं करती है तो। फिफ्थ चीज है फेलिंग टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन फॉर करेक्ट यूज, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने के लिए एक यूजर मैनुअल की जरूरत है और कंपनी वो यूजर मैनुअल नहीं देती है तब भी उस पर ये एक्शन होगा। और छठी चीज है फॉल्टी सर्विस के लिए, अगर कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करी जाती है जो अप टू द मार्क नहीं है या उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस वो नहीं है जैसा वो एडवर्टाइज या प्रॉमिस किया गया था, तब भी उसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन होगा। किसी एडल्ट्रेटेड या खराब प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट होने पे उस प्रोडक्ट के सेलर या मैन्युफैक्चरर को जो पनिशमेंट होगी वो ये होगी कि पहले कन्विक्शन में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा वो उस कंपनी के लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकता है और उसके बाद सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस पे उस कंपनी का लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल भी हो सकता है। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है मीडिएशन का। कंज्यूमर कमीशन एक कंज्यूमर की कंप्लेंट को मीडिएशन को ट्रांसफर कर सकता है अगर उसे उस कंप्लेंट के अंदर अर्ली सेटलमेंट का स्कोप दिखाई देता है तो, और अगर दोनों पार्टी अर्ली सेटलमेंट पे एग्री होती है तो ये कंज्यूमर कमीशन मीडिएशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। ये मीडिएशन के थ्रू जो सेटलमेंट होगा वो मीडिएशन सेल के अंदर ही होगा जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कंज्यूमर कमीशन ही करेगा। मतलब ये किस्म की छोटी सी कोर्ट होगी जो अर्ली कन्विक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हर चीज के लिए डेट्स नहीं मिलेंगी और हर चीज के लिए बहुत लंबा चौड़ा कन्विक्शन नहीं होगा। अगर शुरुआत में ही दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं सेटलमेंट के लिए तो मीडिएशन सेल उसको वही निपटा देगा। ये जो अर्ली सेटलमेंट होगा मीडिएशन के थ्रू, इस पे फर्दर कोई अपील नहीं करी जा सकेगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टीज अर्ली सेटलमेंट के लिए एग्री हो जाएं और सेटलमेंट होने के बाद फर्दर उसमें अपील कर दे, बाद में वो डिसएग्री नहीं हो सकती। एक बार मीडिएशन से सेटलमेंट हो गया तो वो फाइनल होगा, उस पर दोबारा कोई अपील नहीं होगी। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल कमीशन है उसको ये पावर दे दी गई है कि वो अपने खुद के निकाले हुए ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके, और एक कंज्यूमर को ये पावर दी गई है कि वो अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी दे सकता है और कंज्यूमर कमीशन में भी दे सकता है, उस कमीशन के अंदर जिसका जुरिस्डिक्शन इसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस में हो। पहले ऐसा होता था कि जब किसी कंज्यूमर को कंप्लेंट करनी होती थी तो वो उस एरिया के कमीशन में करता था जहां का मैन्युफैक्चरर या सेलर होता था, लेकिन अब अपने वो रेजिडेंशियल एरिया के जुरिस्डिक्शन कमीशन में भी कर सकता है। और अगर उसकी कंप्लेंट पे 21 दिन के अंदर कोई हियरिंग नहीं होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी हियरिंग कराई जाएगी। एज पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स, जो 5 लाख रुपए तक के केसेस होंगे उन पे कोई फीस चार्जेबल नहीं होगी। सेकंड थिंग, उन केसेस में जिनमें कंज्यूमर अनआइडेंटिफाइबल होगा तो जो सेटलमेंट अमाउंट होगा वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। तीसरी चीज, स्टेट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे एक रिपोर्ट भेजेगा जिसके अंदर इस चीज की अकाउंटेबिलिटी होगी कि कितने केस टोटल रजिस्टर हुए थे, उसमें से कितने पेंडिंग है और कितनों का डिस्पोजल हो चुका है। इन जनरल रूल्स के अलावा कुछ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स भी होंगे जो स्पेशली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के लिए बनाए गए होंगे। इसके बेसिकली 2 रूल होंगे। फर्स्ट रूल है कि एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी जिसके चेयरपर्सन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसके वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स।
इसके अलावा भी 34 मेंबर्स होंगे अलग अलग फील्ड से। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इस एडवाइजरी बॉडी का टेन्योर 3 साल का होगा और जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो हर रीजन के 2 स्टेट से लिए जाएंगे। टोटल 5 रीजन्स बनाए गए हैं पूरे इंडिया के, जिसमें पहला है नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट, चौथा वेस्ट और पांचवा है नॉर्थ ईस्ट। अब ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बीच में एक ब्रीफ कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूं 6 अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। पहला पॉइंट है रेगुलेटरी कमीशन। तो पुराने एक्ट के अंदर कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं था, जबकि नए एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर कोर्ट। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कंज्यूमर को किसी सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी होती थी तो उसे सेलर के एरिया में ही जाके करनी पड़ती थी, लेकिन नए एक्ट के अकॉर्डिंग सेलर के अगेंस्ट अगर कंज्यूमर को कंप्लेंट करनी है तो वो अपने रेजिडेंशियल एरिया या फिर वर्क प्लेस एरिया के अंदर भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट लायबिलिटी। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अगर किसी कंज्यूमर को कोई कंपनसेशन लेना होता था तो उसे सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। कंज्यूमर कोर्ट में ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था। लेकिन नए एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो कंज्यूमर कोर्ट से ही वो कंपनसेशन ले सकता है। फोर्थ पॉइंट है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ज्यूरिसडिक्शन था वो 20 लाख तक का था और स्टेट लेवल का 20 लाख से 1 करोड़ तक का था और नेशनल लेवल का 1 करोड़ से ऊपर तक का था। लेकिन नए प्रोविजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ज्यूरिसडिक्शन है वो 1 करोड़ तक का है और स्टेट लेवल का 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का और नेशनल लेवल का 10 करोड़ से ज्यादा का है। फिफ्थ पॉइंट है ई कॉमर्स। पुराने एक्ट के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन नए एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन डायरेक्ट सेलिंग पे एप्लीकेबल है वही ई कॉमर्स पे भी एप्लीकेबल है। सिक्स पॉइंट है मीडिएशन सेल। पुराने एक्ट के अंदर ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं था। अगर पार्टी खुद से ही सेटल करना चाहे तो कर सकती थी, लेकिन लीगली कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। लेकिन नए एक्ट के अकॉर्डिंग मीडिएशन सेल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर अर्ली सेटलमेंट पॉसिबल है अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसके अंदर 4 कमियां हैं। पहली कमी है सेलर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ये जो पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंज्यूमर को फोकस करके बनाया गया है। इसके अंदर सेलर के प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर कि सेलर ओरिजिनल चीज भेजते हैं लेकिन कस्टमर उस चीज को निकाल के उसके अंदर डुप्लीकेट चीज डाल देते हैं और उसको वापस भेज के रिफंड ले लेते हैं, जिसका सारा नुकसान सेलर को उठाना पड़ता है। तो इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी ऐड होना चाहिए कि इस तरीके की जो चीज होती है उसमें सेलर को भी प्रोटेक्शन मिल सके। हमेशा सेलर ही कल्प्रिट नहीं होता है। सेकंड चीज, शिपिंग चार्जेस और सर्विस चार्जेस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। जब न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस पे रोक लगाएगा तो कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन शिपिंग चार्जेस और सर्विस चार्जेस बढ़ा सकती है। और सिचुएशन ये भी आ सकती है कि प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी शिपिंग चार्जेस और सर्विस चार्जेस हो। थर्ड चीज है मीडिएशन सेल की अकाउंटेबिलिटी। मीडिएशन सेल की अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। जो स्टेट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगी उसके अंदर इस मीडिएशन सेल की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि करप्शन होने के चांसेस हैं। लोग पहले ही सेटिंग कर लेंगे और उस कंपनी को लूटने की कोशिश करेंगे जिससे प्रोडक्ट लिया था। और चीज है नो रिड्रेसल कंप्यूटेशन। इसके अंदर जो रिड्रेसल अमाउंट है उसकी कंप्यूटेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मिसयूज हो सकता है। मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया है कि अगर प्रोडक्ट 10,000 का था तो उसके लिए जो रिड्रेसल अमाउंट होगा वो कितना होगा। एक मैक्सिमम लिमिट सेट होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 का प्रोडक्ट है और उसका रिड्रेसल अमाउंट 1 लाख रुपए है। इस तरीके से तो लोग इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मिसयूज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।